एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड 2 ज्याचे अध्यक्ष स्वतः जयस्वाल साहेब होते ते देवाणघेवाण करत होते काय? हे सगळे प्रश्न निर्माण होत आहे. देवेंद्रजी कुठेतरी सत्ता गेल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये सरकार 1 महिन्यात जाईल, 2 महिन्यात जाईल, तारीख पे तारीख देण्याचं काम करत होते. आमदार फुटतील हे दावा करत होते. जवळपास 15-16 महिने सरकार यांना पाडता आलं नाही. कुठेतरी सरकारला बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान हे भारतीय जनता पक्ष आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून होत आहे. आज ते उघडे पडले. जे काही माहिती त्यांनी दिली हे सगळी अत्यंत खोटी माहिती होती. आणि त्यांनी सांगितलं की मी गृह सचिवांकडे केंद्रात जातो, तो राज्यपाल यांच्या माध्यमातून हा सगळा रिपोर्ट मागवेल. म्हणजे कुठेतरी महाराष्ट्राच्या सरकार बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान, सरकार पाडण्याच्या कट कारस्थान आता राजकीय दृष्टिकोनातून करता आला नाही. तर अधिकाऱ्यांना हातात घेऊन कुठेतरी सरकारला बदनाम करण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष, देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः करताय. जे 2 दावे आज त्यांनी केले, कुठलीही मुवमेंट अनिल देशमुख साहेबांची सह्याद्री किंवा मंत्रालयात झालेली नाही. आणि बदल्यांच्या बाबतीत जे रश्मी शुक्लाचा फोन टॅबिंगचा विषय त्यांनी मांडला, ते फोन टॅबिंग इल्लीगल होता. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला वेगळ्या पद्धतीने शिक्षा म्हणून एक नवीन पद निर्माण करून त्यांना त्या ठिकाणी बसवण्यात आला. कारण ही अधिकारी बेकायदेशीरपणे फोन टॅप करत होती. सरकार बनवत असताना सर्व महत्वाचे जे नेते होते सरकार बनवत असताना त्यांचे पण फोन टॅप करण्याचा उद्योग या रश्मी शुक्लांनी केला होता. जे 2 अधिकारी आता दिल्ली गेले त्या काळामध्ये भाजपसाठी कामं करत होते. सरकार आल्यानंतर त्वरित जयस्वालजी दिल्ली पोलीस कमिशनर करण्यासाठी त्यांची मागणी झाली होती. आमच्या कुठलेही आकस त्यांच्या बाबतीत न होता तेव्हा आम्ही सांगितलेलं आहे की यांचे सारखे अधिकाऱ्यांची आम्हाला गरज आहे. आम्ही त्यांना बदलीसाठी परवानगी दिली नाही. तरी ते अधिकारी भाजपसाठी कामं करत होते. आता स्पष्ट झालेलं आहे. रश्मी शुक्ला फोन टॅप करत होती, हा स्टॅब्लिश झालेला आहे. आणि आत्ताच्या घडीला जे अधिकारी ज्यांच्या नावाने आता आरोप आमच्या गृहमंत्र्यावर किंवा सरकारवर होत आहे, सचिन वाजेच्या बाबतीत पण कुठेतरी 2 प्रेस कॉन्फरन्स घेत असताना जेव्हा सीएमवर देवेंद्रजींनी निशाणा साधला होता की सचिन वाजेला रिस्टेट करण्यासाठी शिवसेनेचा माझ्यावर दबाव होता. त्याचवेळी त्यांनी खुलासा केला होता की मी याच्या बाबतीत ऍडव्होकेट जनरलचा ओपिनियन मागितला होता. मी आज दाव्याने सांगतो की आज मंत्रालयाच्या गृह विभागात किंवा ऍडव्होकेट जनरलला कुठलाही ओपिनियन मागवण्याचा एकही कागद हा मंत्रालयात नाही. म्हणजे पहिल्या दिवसापासून देवेंद्रजी या महाराष्ट्राची दिशाभूल करत होते. खोटे सांगून सरकारला बदनाम करण्याचं काम त्यांनी केलं. आता सचिन वाजेच्या रिस्टेट करण्याचं काम हे परमवीर सिंग त्या काळातले आयोग त्यांच्या समितीने 4 अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अखत्यारीत हा निर्णय घेऊन केला आहे. मुख्यमंत्रीचे आदेश किंवा गृहमंत्र्यांचे आदेश त्याच्यात न होते. त्यांची पण पोस्टिंग त्यांनी त्यांच्या अधिकारात केली. आणि कुठेतरी अँटेलियाचा जो विषय आहे तो अतिशय गंभीर विषय. एक खालचा पोलीस अधिकारी कुणाची गाडी घेऊन त्याच्यात बॉम्ब ठेवतो, त्याची कारणं काय? बॉम्ब कुणाच्या बोलण्यावर ठेवण्यात आला याचा तपास कुठेतरी एनआय करते, एटीएस करते. आणि हा सगळी परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर कुठलाही सरकार सुरुवातीला त्यांच्या अधिकारीचा पाठराखण करतो, पण सत्य समोर आल्यानंतर निश्चित रूपाने त्यांच्यावर कारवाईला कधीही ते आड येत नाही. सर्व सत्य परिस्थिती माहिती मिळाल्यानंतर सचिन वाजे यांचा पाठराखण करण्याचं काम सरकारने केलं नाही. सचिन वाजेची अटक होणार आहे
त्याच्या आधी परमवीर सिंग स्वतः कमिशनर असताना मुंबई पोलीस यांच्या मुख्यालयात 3 तास सचिन वाजेला घेऊन बंद दरवाजेत चर्चा करत होते। ही माहिती मुंबई पोलीसच्या प्रत्येक अधिकारीला होती। त्यांची बदली 17 तारखेला होत असताना 16 तारखेला कुठेतरी त्यांनी त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी संजय पाटील एसीपी समाजसेवा शाखा त्यांच्याकडून हे व्हॉट्सअप पुरावे तयार करून कुठेतरी स्वतःच्या बचावासाठी सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी ते लेटरचा वापर केलेला आहे। आणि आम्हाला वाटते कुठेतरी याच्या मागे ज्या पद्धतीने परमवीर सिंगजी हे टीआरपी घोटाळ्याच्या बाबतीत पुढे पुढे होते, पण गेली 2-3 महिने थोडासा गार दिसत होते। त्यांच्यावर कुठला दबाव होता आम्हाला बोलता येत नाही, पण कुठेतरी आजच्या घडीला जेव्हा परमवीर सिंग लेटर लिहिताय त्या लेटरमध्ये 2 मुद्दे ते उपस्थित करताय। एक मुद्दा म्हणजे गृहमंत्रींनी टार्गेट दिलेला आहे तो खोटा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला। त्यांनी स्वतः पुरावे तयार करून सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केली। पण दुसरा मुद्दा त्याच्यात होता की डेलकर आत्महत्या प्रकरणात कुठेतरी गृहमंत्री भाजपचे नेत्यांना फसवण्याचं काम करा असा मला आदेश देत होते। आमचा स्पष्ट प्रश्न आहे की मोहन डेलकर यांची आत्महत्या हे मुंबईमध्ये झाल्यानंतर त्याचा गुन्हा मुंबईमध्येच नोंद होणार की दादरा नगर हवेलीत नोंद होणार याचा उत्तर आता लोकांकडून आम्हाला अपेक्षित आहे। दुसरा मुद्दा आहे की जेव्हा एखादा सुसाईड नोटमध्ये तिकडचे ऍडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खेडा पटेल यांचं नाव असताना कुठेतरी आत्महत्या करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचा गुन्हा निश्चित रूपाने होते, तेव्हा एखादा अधिकारी असेल त्याची जबाबदारी आहे की नियमाने कायद्याने त्यांनी कुठेतरी काम केलं पाहिजे। काम करत असताना ते आरोप करताय की माझ्यावर दबाव होते, म्हणजे दुसरा आरोप करत असताना कुठेतरी भाजपच्या बोलण्यावर कुठेतरी त्यांची सहानुभूती मिळेल त्या पद्धतीचे 2 आरोप त्यांनी केले। परमवीर सिंग यांचे आरोप कुठेतरी स्वतःला बचावासाठी स्वतः निर्माण करून केलेले आरोप आहे। आणि जे डेलकर विषयी ते सांगताय जे केसेस आहेत ते मुंबईमध्ये घडल्यानंतर त्याच्या आधारावर केसेस करणं हे बंधनकारक आहे पोलिसांना। आणि ज्या पद्धतीने देवेंद्रजी 2-3 दिवसापासून प्रेस घेऊन लोकांची दिशाभूल करताय आज ते स्पष्टपणे उघडे पडले। हिंदीमध्ये प्रेस सुरू करून त्यांनी कुठेतरी देशभर सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी त्या प्रेस त्यांनी केलं आणि त्याच्यात रश्मी शुक्लाच्या बाजू ज्या पद्धतीने ते मांडत होते बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करणं हे गुन्हा आहे। ज्या रिपोर्टचा ते कुठेतरी संदर्भ देत होते त्या रिपोर्टमध्ये 80% पोलिसांची बदली झालेली नाही। ज्या रिपोर्टच्या ते संदर्भ देत होते की गृहमंत्री पैसे घेत आहेत, गृहमंत्री ही नावं फायनल करत नाही, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेत आहे, त्याआधी ते निर्णय फाईल गृहमंत्रीकडे येते। तो निर्णय करत असताना एसीएस होम डीजी त्या काळात ते जयस्वाल या समितीमध्ये असताना त्यांनी जे शिफारशी केली त्यांची बदल्या झालेली आहे। दुसरी जी खालच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीची शिफारस आहे ते पोलीस स्टॅब्लिशमेंट बोर्ड याचे अध्यक्ष ज्यांनी ह्या नोट पाठवलेला आहे ते स्वतः त्याचे अध्यक्ष असताना त्यांनी जी नावं पाठवली त्या बदल्या झालेली आहे। म्हणजे देवेंद्रजीचं म्हणणं जो रिपोर्टमध्ये तेच बदल्या झाली मला वाटते खोटं ते बोलताय आणि आता सत्तेशिवाय त्यांना राहता येत नाही। ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने या देशामध्ये कर्नाटकचं सरकार पाडला, ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने उत्तराखंडमध्ये सरकार बदल केला, ईशान्य भारतामध्ये सरकार बदल केला, ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेशमध्ये सरकार बदल केला, त्यांना आता आमदार फोडून सरकार बदलता येत नाही। त्यासाठी कुठेतरी एमव्हीएस सरकारला बदनाम करून कुठेतरी केंद्राचा वापर करून हा सरकार आपल्याला बदलता येते काय हे प्रयत्न करताय। पण आमच्याकडे पूर्णपणे बहुमत असताना कुठलंही सरकार
जोपर्यंत बहुमतमध्ये आहे त्याला सत्तेपासून कोणी दूर करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टचा भूमई केसमध्ये एक ऑर्डर आहे की एनी गव्हर्नमेंट कॅन बी हॅव राईट ऑर नॉट कुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. जोपर्यंत सरकार फ्लोअरवर बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही तोपर्यंत कुठलंही सरकार सत्तेपासून दूर करता येत नाही. ते अधिकार राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारला नाही. आणि जे काही चाललेलं आहे या महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी एमव्हीए सरकारला बदनाम करण्यासाठी आहे. ते आता गृह सचिवांकडे जाऊन कुठेतरी एक वातावरण निर्मिती करून सरकारला बदनाम करण्यासाठी आजची प्रेस त्यांनी घेतली. आता जो सुप्रीम कोर्टमध्ये परमवीर सिंगनी दाद मागितलेला आहे, निश्चित रूपाने राज्य सरकारकडून त्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टमध्ये जो ॲफिडेव्हिट असेल, हल्फनामा असेल, सरकार तिथे दाखल करेल आणि पुढचा जे काही निर्णय होईल मी आपल्याला सांगतो. बदनामी केली जाते याच्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात बदनामी समोर जावं लागतं. आपण सरकार म्हणून ही बदनामी कशी रोखणार आहात? आपण तर आता बोलता आहात. तुमच्या माध्यमातून सत्य काय है जनतेपर्यंत गेलं पाहिजे. जे आज देवेंद्रजीने कट कारस्थान केलं ते स्वतः उघडे पडले आणि खोटी माहिती त्यांनी दिली. ते दिल्लीत जाऊन कुठेतरी आणखीन सरकार बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान करताय. आता हे याच्यातून आता स्पष्ट होऊ लागलं. नवाब मलिक तुम्ही सांगताय की फोन एक मिनिट मराठी नवाब मलिक तुम्ही सांगताय की फडणवीस यांनी शुक्ला यांच्या गैरपद्धतीने फोन टॅप केला. त्यावेळेस मिनिस्ट्री तरी ऑब्व्हियसली कालांतराने होती आपली. अशा प्रकारचा अहवाल जो त्यांचा मेन आरोप आहे की डीजीनी जो आरोप केलेला त्यावर सीएमनी कॉल केला. डीजीनी जे केलेलं आहे बदल्यांच्या बाबतीत घेवाणदेवाण आहे. म्हणजे एसीएस होम हे बोर्डाचे अध्यक्ष आहे. डीजी स्वतः त्या समितीमध्ये मेंबर असताना ते जे शिफारसी करतायत तेच बदली होते. कुणाच्या बोलण्यावर बदल्या होत नाही. खालच्या पातळीचे जे बदली आहे इस्टॅब्लिशमेंट कमिटी 2 त्याचे अध्यक्ष डीजी स्वतः जयस्वाल असताना त्यांनी शिफारस केलेले तेच बदल्या झालेल्या आहे. आणि जे काय फोन टॅबिंग आहे कुठल्याही परवानगी न घेता हे सगळे फोन टॅप करण्याचा उद्योग रश्मी शुक्ला करत होत्या. त्यामुळे त्यांना शिक्षा म्हणून साईड पोस्टिंग देण्यात आली. 6 जीबीचा डेटा आहे असं म्हणतात आणि तो 6 जीबी नाही, देशातला करोडो जीबीचा डेटा घेऊन जे त्यांना जे करायचं आहे डाटाचा उद्योग हे भाजपवाल्यांना डाटा आटापेक्षा जास्त महत्वाचं वाटते. आणि या डाटेला जे काही असेल त्यांनी डाटा बेकायदेशीर फोन टॅप केला असेल त्याचा वापर देवेंद्रजी करत असतील तर निश्चित रूपाने हा गुन्हा आहे. आणि त्यांनी डाटा कुणाला दिला नाही. हिंमत असेल तर डाटा देऊन दाखवा. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होते की नाही बघा. नवाबभाई, राष्ट्रपती राजवट लावावी अशा पद्धतीने आणि तसं राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवावा असं हे सगळं षडयंत्र आहे. कुठेतरी सरकारला बदनाम करणे, सनसनाटी निर्माण करणे, लोकांच्या मनामध्ये सरकारच्या बाबतीत वेगळं चित्र निर्माण करणे. आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देवेंद्रजी स्पष्टपणे उघडे पडलेले आहे. आज महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मुद्दों को उपस्थित करने का काम किया. पहला मुद्दा कि पुलिस की रिकॉर्ड से गृह मंत्री के मूवमेंट के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि गृह मंत्री सह्याद्री की मूवमेंट उनकी थी, मंत्रालय की मूवमेंट थी. लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं अपने ही बातों को बचाव करते हुए कह रहे थे कि ऐसी मूवमेंट थी कि नहीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड ये बोल रही है कोई भी मूवमेंट नहीं थी. उन्होंने भ्रम निर्माण करने के लिए इस तरह के पुलिस रिकॉर्ड से लोगों को गुमराह करने का काम किया है. अनिल देशमुख जी 15 तारीख से 27 तारीख तक होम क्वारंटाइन थे. रात में सिर्फ मैदान में कुछ समय के लिए व्यायाम करने के लिए निकलते थे. उसके अलावा कोई भी मूवमेंट उनकी नहीं थी. ये सच्चाई है. और स्वयं वो अपने प्रेस वार्ता में अपने ही बचाव में चीजों को हाँ या ना ये कंफर्म तरीके से उन्होंने नहीं कहा. दूसरा एक मामला उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बदली को लेके जो आरोप लग रहे हैं कि वसूली या उबाही का काम किया जाता है,
तत्कालीन डीजी ने एक सरकार को रिपोर्ट भेजी थी जिसमें रश्मि शुक्ला नाम की एक इंटेलिजेंस जो डीजी थी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था और रिपोर्ट उस समय के डीजी ने एसीएस होम को भेजा था। उस रिपोर्ट में जितने नाम थे बदली के, वो सारी बदलियां हुई और उन्होंने परमिशन लेके लोगों के फोन को टैप करने का काम किया। सबसे पहले जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसमें 80% नाम ऐसे हैं जिनकी बदली नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ महत्व के नाम आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। पहला एक महत्व का नाम है संदीप बिश्नोई, पुलिस आयुक्त पिंपरी चिंचवड़। इनका तबादला नवी मुंबई में होना तय हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, वो तबादला नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा है कि विपिन कुमार सिंह, एडिशनल पुलिस महासंचालक, लांच लुटपाट प्रतिबंधक विभाग, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, इनका तबादला पिंपरी चिंचवड़ के कमिश्नर पद पे होने वाला है, वो तबादला नहीं हुआ। तीसरा नाम उन्होंने कहा कि संजय वर्मा, एडिशनल पुलिस महासंचालक, विजिलेंस महाड़ा, इनका ट्रांसफर थाने आयुक्त पद में होने वाला है, पैसे लेके, वो तबादला नहीं हुआ। चौथा उन्होंने कहा कि विनय चौबे, अपर पुलिस महासंचालक, लॉ एंड ऑर्डर मुंबई शहर, इनका तबादला नागपुर के पुलिस कमिश्नर पद पे होने वाला है, उसमें पैसे का लेन देन हुआ है, वो तबादला नहीं हुआ। देवेंद्र जी महाराष्ट्र की और देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं कि विरोधी पक्ष नेता है उनको सारी जानकारी नहीं है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह विभाग उन्होंने संभाला है। तबादला सीधे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करता। तबादले के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया गया है। जो आईपीएस अधिकारियों के तबादले होते हैं उसके लिए एसीएस होम की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जिसमें डीजी स्वयं मेंबर रहते हैं और एडीजी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, एंटी करप्शन के डीजी उसमें होते हैं और ये सारे नामों को स्क्रूटनी करके सरकार को सिफारिश करते हैं। गृह मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक फाइल जाती है और मुख्यमंत्री उस पर अंतिम निर्णय लेने का काम करते हैं। दूसरी एक कमेटी है जिस कमेटी में जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके तबादले का भी एक बोर्ड 2 है। उसके अध्यक्ष जो डीजी है वो होते हैं, एडीजी उसमें सदस्य होते हैं और अधिकारी होते हैं। उनके सिफारिश के नाम मंत्रालय में गृह मंत्री के पास आते हैं और उस पर गृह मंत्री निर्णय लेते हैं। सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए। अगर पैसा खाया है किसी ने तबादले में तो क्या उस समय के डीजी जायसवाल जी ने पैसा लिया था? क्या एसीएस होम ने पैसा लिया था? हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। और इसीलिए उन्हें जिस तरह से कहा गया कि उनकी वरिष्ठता को बगल में करके एक साइड पोस्टिंग की गई, शिक्षा के तौर पे उन्हें साइड पोस्ट दिया गया। लेकिन जैसे वे साइड पोस्टिंग में गई उनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए केंद्र में उनको बुला लिया गया। महाराष्ट्र के डीजी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट भेजी, उन्होंने ही सारी सिफारिश की है।
जब महाराष्ट्र में सरकार बनी उसी समय महाराष्ट्र के डीजी को दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनाने के लिए केंद्र के गृह मंत्री चाहते थे कि उन्हें हम रिलीव करें, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार कोई भी प्रेजुडिस भावने से कोई भी निर्णय नहीं ले रही थी। आग्रह किया गया, अच्छा अधिकारी है, हम उन्हें भेजना नहीं चाहते। बाद में फिर वो गए, उनको लेके हमारा कोई कहना नहीं है। लेकिन पिछले 15-17 महीने से जब से सरकार महाराष्ट्र में बनी है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार कब जाएगी, अब जाएगी, इसी प्रतीक्षा में है। पहले देवेंद्र जी कहते रहे कि 1 महीने में सरकार चली जाएगी, 2 महीने में चली जाएगी, 3 महीने में चली जाएगी, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि विधायक टूटने वाले हैं, विधायक टूटे नहीं। पिछले कई दिनों से सरकार को बदनाम करने का काम बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है। सुशांत सिंह के मामले को लेके आत्महत्या मुंबई शहर में होती है, बिहार में मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा सीबीआई को बिहार की सरकार ट्रांसफर कर देती है, और 7-8 महीने में आज तक कोई भी उसमें हत्या हुई है इस तरह का कोई भी सबूत सीबीआई के माध्यम से सामने नहीं आया। आज जिस तरह से देवेंद्र जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, गृह सचिव को ये सारी बातें दूंगा, ये स्पष्ट हो गया कि झूठी रिपोर्ट के आधार पे पहले हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर जाते हैं गृह सचिव को दिल्ली में कागज देंगे, रिपोर्ट मंगाई जाएगी। कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले कई महीनों से है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 1-1.5 महीने से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। हमें लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई जवाब होना चाहिए। कोई भी सरकार जब तक सदन में अपना बहुमत नहीं खोती, उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसी का नहीं। बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार जब तक पटल पर अपना बहुमत नहीं खोती, उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पिछले कई दिनों से एंटालिया के सामने बम लगाने की घटना सामने आई, सचिन वजह उसमें गिरफ्तार हुए, और उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं न कहीं देवेंद्र जी ने ली और महाराष्ट्र और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा सचिन वजह को रीइंस्टेट करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए शिवसेना का दबाव था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी का दबाव था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगा था कि सचिन वाजे को सेवा में बहाल किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने उस समय भी दिशा भूल करने का, झूठ बोलने का काम किया। मंत्रालय में कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं कि जब सचिन वजह को एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगा गया हो, या आज तक कोई भी रिकॉर्ड हमारे सामने इस तरह का नहीं है। वो झूठ बोल रहे थे। सचिन वजह को रीइंस्टेट करने का निर्णय, ये जो कमेटी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में थी, उसमें और कुछ अधिकारी थे, उस समिति ने निर्णय लेकर सचिन वजह को रीइंस्टेट किया। न मुख्यमंत्री ने, न गृह मंत्री ने, या किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई भी आदेश पारित नहीं किए, न सिफारिश की। परमवीर सिंह जी आयुक्त महोदय के अधिकार में उनका रीस्टेटमेंट होता है। सारे असाइनमेंट ये जो कहे जाते हैं कि सचिन वजह को सरकार दे रही थी, कोई भी असाइनमेंट सरकार नहीं देती। पुलिस के मुखिया के नाते कमिश्नर महोदय ने सारे असाइनमेंट उन्हें दिए। और एंटालिया का जो मामला आया, ये कहा जा रहा है कि अपने अधिकारियों को सरकार बचा रही थी। हाँ, हर सरकार जब तक सच्चाई उसके सामने नहीं होती, अपने सरकार के अधिकारियों का वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन जानकारी आने के बाद किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया।
जब ये लगा कि सचिन वजह कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो सकते हैं, तो मुंबई पुलिस के मुखिया ने 3 घंटे मुंबई पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सचिन वजह के साथ गुप्त बैठक की। कहीं ना कहीं क्या बैठक है, ये सारी जानकारी पुलिस मुख्यालय के सारे गलियारों में घूम रही है। जो भी चीजें हैं, सचिन वजह का रीइंस्टेट करने का निर्णय उन्होंने लिया, उनको क्राइम इंटेलिजेंस के पद पे उन्होंने बिठाया, सारे जो भी असाइनमेंट है वही देते थे। और जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, मनसुख हिरेन का मामला गंभीर बनने लगा, तो सरकार ने 17 तारीख को कमिश्नर का तबादला किया और ये तय हो गया था कि सरकार तबादला करने वाली है। कमिश्नर साहब ने अपने व्हाट्सएप चैट के जरिए 16 तारीख को एविडेंस क्रिएट करने का काम किया और खत के जरिए सरकार को और गृह मंत्री को बदनाम करने के लिए उन्होंने खत लिखा है। लेकिन खत के 2 हिस्से हैं, एक 100 करोड़ की उगाही की बात है और दूसरा एक उसमें आरोप उन्होंने लगाया कि गृह मंत्री ने बीजेपी के नेताओं को मोहन डेलकर की आत्महत्या के मामले में फंसाने का आदेश दिया। हम पूछना चाहते हैं, अगर कोई आत्महत्या मुंबई शहर में हुई तो उसका मुकदमा मुंबई पुलिस ही दर्ज करेगी, दादरा नगर हवेली में मुकदमे दर्ज नहीं होते। दूसरा मामला ये है कि अगर कोई सुसाइड नोट है जिसमें प्रफुल्ल खेड़ा पटेल जिसका उल्लेख है, जिसके दबाव में आत्महत्या हुई, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। कोई सुसाइड नोट गृह मंत्री ने तैयार नहीं किया। ये सारी चीजें से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने से कमिश्नर साहब थोड़े नरम नजर आ रहे हैं। जिस तरह से टीआरपी के मामले में पहले बहुत आगे थे, बाद में कुछ दबाव उन पे आया, ये हमें जानकारी है। ये सारी घटना, बम क्यों लगाया, कैसे लगाया, आज नहीं कल जांच होगी। कौन उसमें इन्वॉल्व था, वो सारी जांच होने वाली है। कमिश्नर साहब को डर लग रहा था कि कुछ आज उन तक भी जा सकती है, इसलिए अपने प्रोटेक्शन में सरकार को बदनाम करने के लिए खत लिखा है। उसी खत का आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है। निश्चित रूप से सरकार उस पिटीशन को, जो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा, अपना निर्णय, अपनी जो भी जानकारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र वो सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, या कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार को बदनाम करना, डीस्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बीजेपी के सामने आ गई। सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। हमारा बहुमत 169 एमएलए से बढ़कर 175 के आगे है और जब तक सरकार के पास बहुमत है, किसी को अधिकार नहीं कि सरकार को लेकिन जो टेप वो सीएम ने सुनी है। उनका कहना है कि टेप जो थी, जो इंटरसेप्ट कॉल की है, वो सीएम साहब ने सुनी है। अगर उन्होंने सुनी है, गैर कानूनी टेप अगर उनके पास है 6 घंटे की, 6000 घंटे की, वो हमको दें। वे गैर कानूनी तरीके से कोई भी टैप फोन होता है वो गुनाह है, इसीलिए साइड पोस्टिंग दी गई। और जब साइड पोस्टिंग दी गई तो दिल्ली बुलाया गया। रश्मि शुक्ला हैबिचुअल नेताओं के भी फोन टैप करती थी, ये सच्चाई। सर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, फोन टैप करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो एसीएस होम या चीफ सेक्रेटरी की परमिशन लगती है। बिना परमिशन के फोन टैप हुए हैं। इसमें एसीएस होम की परमिशन है सर। उन्होंने मांगा, डीजी ने, उनके पत्र में है कि डीजी क्या बोल रहे हैं, कोई भी टेलीफोन टैप करने का परमिशन रश्मि शुक्ला ने नहीं लिया। लेकिन सस्पेंड क्यों नहीं किया गया उनको? साइड जो भी कार्रवाई हो रही होगी वो सारे मंत्रालय के रिकॉर्ड में है। जो उन्हें साइड में इसलिए भेजा गया था कि वे इलीगल एक्टिविटीज में बताया गया कि प्रमोशन के ऊपर उनको साइड ब्रांच जो है वो अलग से बनाई गई। ठीक है, उनको साइड ब्रांच में इसीलिए रखा गया, वो इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त। और जो भी रिपोर्ट का आधार लिया जा रहा है, उस रिपोर्ट में जो नाम है वो बदलियां नहीं हुई है। बदली जो भी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है
उसके सिफारिश अनुसार हुई है और सारी रिपोर्ट इलीगल टैपिंग के आधार पे है और जो भी उसका होगा वो मंत्रालय में गृह विभाग उस पर। सर आपका जो दूसरा हिस्सा है, सर आपका जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने कहा है कि सचिन वजय को रीइंस्टेट करने के लिए उस वक्त उद्धव ठाकरे जी ने फोन किया था फडणवीस साहब को, ऐसा उनका दावा है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगा था लेकिन लिखित में नहीं, ओरली मांगा था। बिल्कुल नहीं, आज वो पलट रहे हैं। नहीं सर, उसी दिन नहीं, ओरल कोई लीगल ओपिनियन नहीं होता। अगर जबानी जमा खर्च से सरकार देवेंद्र जी चला रहे तो पूरी सरकार ही ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी। कोई लीगल ओपिनियन होता है तो एडवोकेट जनरल से लिखकर ओपिनियन मांगा जाता है। जबानी मैंने मांग लिया था, हमें लगता है वो देवेंद्र जी झूठ बोल। सर एक चीज है, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक किया जाता है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गुनाह है। तो क्या जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट को लीक किया उसके खिलाफ जांच आप लोग की सरकार करेगी? डॉक्यूमेंट लीक किया किसने किया वो बात की बात है, लेकिन जिन डॉक्यूमेंट को लेके भ्रम निर्माण किया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट में जो चीजें हैं उस तरह के तबादले नहीं हुए। तबादले पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पे हुए और पैसे लेके तबादले हो रहे हैं। जो बड़े अधिकारियों को लेकर रिपोर्ट में कहा गया, एक भी तबादला नहीं हुआ। थँक यू. नाही आता संपला आता आपल्याकडे आहे माझा ट्रांसफर होत आहे. 9 बाई प्लीज सुनो तो.